हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित प्रैक्टिस सेट 2 और ये जीके जीएस से संबंधित होंगे। तो आज हम जीके जीएस के प्रत्येक टॉपिक से एक प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न आप सभी के लिए है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही मेल नहीं खाता है। ठीक है, कौन सा जोड़ा गलत है आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया है हेमेटाइट तांबा, बॉक्साइट एल्यूमिनियम, पिच ब्लेंड यूरेनियम, मोनोजाइट थोरियम। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है। अब आपको बताना है कौन सा जोड़ा गलत है। यहाँ पे देखिए, हम शुरू से बता देते हैं। जिस तरह थोरियम दिया हुआ है, थोरियम का जो एस्क होता है वो मोनोजाइट होता है। क्या होता है? मोनोजाइट। ध्यान से देखते चलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मोनोजाइट दिया हुआ है, यानी कि थोरियम का एस्क मोनोजाइट होता है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ये सही है, ये जोड़ा सही है। उसके बाद दिया है तीसरा नंबर पे पिच ब्लेंड। ये जो पिच ब्लेंड है, पिच ब्लेंड बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो पिच ब्लेंड किसका एस्क है? यूरेनियम का है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बॉक्साइट दिया हुआ है, बॉक्साइट। आप सबको पता होगा बॉक्साइट किसका एस्क है? एल्यूमिनियम का, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। यानी कि देखिए, थोरियम का एस्क मोनोजाइट होता है, दिया हुआ है। फिर यूरेनियम का एस्क पिच ब्लेंड होता है, वो भी दिया हुआ है। एल्यूमिनियम का एस्क बॉक्साइट होता है, ये भी दिया हुआ है। यानी कि ये तीनों सही है। गलत कौन सा जोड़ा है? ऑप्शन ए वाला गलत है। हेमेटाइट तांबा का एस्क नहीं है। हेमेटाइट जो है, हेमेटाइट ये लोहा का एस्क है। किसका है? लोहा का एस्क है। आप इसे याद रखिएगा, यही जोड़ा गलत था, आपको गलत ही चुनना था। इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब क्या हुआ? हम लोग बजट पढ़ते हैं ना, बजट मतलब संविधान में बजट का चर्चा कहीं पे नहीं है, लेकिन बजट के जगह किसका चर्चा किया गया है संविधान में? वार्षिक वित्तीय विवरण। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है आपको वो बताना है। ऑप्शन में दिया अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 148। तो चारों अनुच्छेद के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। पहले तो इसका हम आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है, जिसको हम लोग बजट बोलते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण। तो बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि बजट के जगह में संविधान में किसका चर्चा किया गया है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 148 में क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सीएजी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको सीएजी बोलते हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अभी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है। 148 में सीएजी है, सीएजी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको हिंदी बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 112 में बता दिए वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट। और 110 में है धन विधेयक, मनी बिल। धन विधेयक 110 में है। किस में है? धन विधेयक 110 में। ये भी बहुत बार पूछा गया कि धन विधेयक किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 110। और 108 में है संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सिटिंग। संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन। जितने भी अनुच्छेद है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी अनुच्छेद को याद रखिएगा। तो यहाँ पे पहली बात वार्षिक वित्तीय विवरण पूछा गया था, बजट, तो अनुच्छेद 112 में। 108 में है संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सिटिंग। 110 में है धन विधेयक, 112 में बताइए दिए। 148 में है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सीएजी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो चारों अनुच्छेद को आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ पे आइए थोड़ा संयुक्त अधिवेशन के बारे में जान लेते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त अधिवेशन बहुत बार पूछते हैं प्रश्न में। यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछेगा। पहला तो अनुच्छेद, उसका बुलाता कौन है, अध्यक्षता कौन करता है। तो अनुच्छेद बता दिए। अनुच्छेद 108 में है क्या? संयुक्त अधिवेशन। बुलाते कौन है? राष्ट्रपति। कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति। और अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष, स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष। ज्वाइंट सिटिंग एंड संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। अभी कौन है? ओम बिरला। तो इन तीनों प्रश्नों को याद रखिएगा संयुक्त अधिवेशन से। नेक्स्ट है कि रक्त समूह की खोज किसने किया था, यानी ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था, आपको बताना है। रक्त समूह खोज कौन किए थे? रक्त समूह का कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर किए थे ब्लड ग्रुप का खोज। ठीक है। कितने होते हैं ब्लड ग्रुप? 4 होते हैं।
पहला ब्लड ग्रुप ए, फिर बी, फिर तीसरा ए बी, चौथा ओ। ये 4 ब्लड ग्रुप होता है, ए बी ओ, ठीक है। और इसी में कहेगा कि डोनर किसे कहता है, एक्सेप्टर किसे कहता है, यानी सर्वाधिक दाता, सर्वाधिक मतलब डोनर मतलब जो सबको दे सकता है, जो सबसे ले सकता है, ठीक है, जो सबसे ले सकता है एक्सेप्टर, सर्वग्राही ए बी को कहा जाता है, ए बी में भी प्लस। और डोनर किसे कहा जाता है, जो सबको दे सकता है, ब्लड ग्रुप ओ। अब प्लस माइनस में याद रखिएगा माइनस, नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, यानी कि सबको दे सकता है ओ ब्लड ग्रुप, सबसे ले सकता है ए बी वाला, इसको याद रखिएगा। और ब्लड ग्रुप 4 खोज कौन के थे, कार्ल लैंडस्टीनर। तो जितने भी प्रश्न इससे बने थे हम सबको बता दिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, कार्ल लैंडस्टीनर। नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना यह है कहाँ पे, ये भागलपुर में है, बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और इसको बनाया गया था किसके द्वारा, धर्मपाल, पाल वंश के शासक थे। कौन, धर्मपाल, पाल वंश के शासक थे, जिन्होंने बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किए थे, धर्मपाल किए थे। और बता दें जो पाल वंश है, पाल वंश के वैसे तो संस्थापक कौन थे, पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल, पाल वंश के संस्थापक कौन थे, गोपाल, ठीक है। और गोपाल जो कि ये ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किए थे, गोपाल ने किए थे। कहाँ पे, तो लिख देते हैं यहाँ पे बिहार शरीफ। कहाँ किए थे, बिहार शरीफ, ठीक है। तो याद रखिएगा ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल किए थे बिहार शरीफ में, लेकिन विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे धर्मपाल, वो भी कहाँ, भागलपुर में। तो दोनों विश्वविद्यालय का नाम याद रखिएगा और इसके संस्थापक कौन थे ये भी याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, आपको बताना कौन सा जोड़ा सही नहीं है। प्रथम योजना जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था 1951 से 56 सही है। दूसरा पंचवर्षीय योजना जो था 56 से 61 ये भी सही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना 66 से 61 नहीं, गलत है, ये गलत है। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि था 1961 से 1966, ठीक है, जो कि यहाँ पे 66 से 71 दिया, ये गलत है। और 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 7 से 12, ये भी सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, ये गलत है, आपको गलत जोड़ा ही चुनना था, ठीक है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 56 सही है, दूसरा का है 56 से 61 सही है, 11वीं का है 7 से 12 ये भी सही है। लेकिन यह तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1961 मतलब 61 से 66 था, लेकिन यहाँ ऑप्शन में 66 से 71 दिया था, ये गलत था, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है कि भारत के कितने राज्यों से समुद्र तट रेखा संलग्न है, यानी कितने राज्यों से का जो सीमा है समुद्र से लगता है, ठीक है। देखिए ये मान ली भारत का नक्शा है, नीचे तरफ यहाँ पे पहला क्या आ जाएगा, गुजरात, लिख देते हैं सबको, पहला गुजरात, उसके बाद आएगा महाराष्ट्र, कितना राज्य से समुद्र सीमा लगता है, उसके बाद गोवा आ जाएगा, फिर कर्नाटक आ जाएगा, फिर नीचे केरल आ जाएगा। यानी कि इधर 5 राज्य जिसका सीमा समुद्र से लगता है, पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पाँचवा केरल, फिर इधर 4 ठो है, इधर तमिलनाडु आ गया, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, उसके बाद पश्चिम बंगाल, ये 9 राज्य, 5 यहाँ हो गया, 6, 7, 8, 9। तो ये 9 राज्य का सीमा समुद्र से लगता है, याद रखिएगा, बहुत बार यहाँ पूछा जाता है। सबसे अधिक समुद्र तट रेखा वाला जो राज्य है कौन सा है ये भी पूछता है। तो सबसे अधिक समुद्र तट मतलब किस राज्य का सीमा सबसे अधिक समुद्र से लगता है, तो गुजरात का, किसका, सबसे अधिक गुजरात का लगता है। दूसरा सबसे बड़ा राज्य मतलब आंध्र प्रदेश का लगता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे छोटा तो गोवा का लगेगा, याद रखिएगा, लेकिन सबसे बड़ा जो सीमा लगता है समुद्र से गुजरात का, उसका दूसरा नंबर पे आंध्र प्रदेश का, ये पहला नंबर पे गुजरात है, दूसरा भी पूछ लेता है कभी कभी आंध्र प्रदेश है, लेकिन सबसे छोटा गोवा है। भाई ये तीनों याद रखिएगा। और कितना राज्य लगता है समुद्र से सीमा, तो 9 राज्य। 9 राज्य कौन कौन है, इधर पश्चिम की ओर आइएगा तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, पूरा तरफ आइएगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, 5, 4, 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 राज्यों का सीमा समुद्र से लगता है, जिसे समुद्र तटीय राज्य कहा जाता है। सबसे अधिक समुद्र तट वाला राज्य कौन सा है, गोवा, ये गोवा कहते हैं, गुजरात। सबसे
कम गोवा का और दूसरा सबसे बड़ा आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक भी कर दीजिएगा और सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको करेजी जीएस अड्डा के नाम से ही टेलीग्राम में चैनल है, वहाँ पे जाके जुड़ जाइए। सारे प्रश्न का पीडीएफ वहाँ पे आपको हम डाल देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है। प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है? पंडित बिरजू महाराज का, अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई थी किसके? पंडित बिरजू महाराज का। और इसका संबंध किससे है? कथक से है। किससे है? कथक। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कथकली। इसको हटा देते हैं यहाँ से ताकि स्पेस मिलेगा तो और तो बताएंगे। कथकली के संबंध केरल, ये शास्त्रीय नृत्य है कथकली, केरल का है। मोहिनीअट्टम भी केरल का है। कथक उत्तर भारत का है। कथक ही संबंधित थे, कथक से ही पंडित बिरजू महाराज। भरतनाट्यम में तमिलनाडु का। ये तीनों शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है, लेकिन कुचिपुड़ी नहीं है। ये लोक नृत्य है किसका? आंध्र प्रदेश का। सॉरी, ये भी है, यानी कि क्लासिकल डांस मतलब कुचिपुड़ी है। ठीक है, याद रखिएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर भारत, केरल कथकली। यहाँ कितना हो गया टोटल? यहाँ 4 हो गया। और 4 बचा कौन कौन, उसे भी देख लीजिए। ओडिसी, मणिपुरी, सत्रिया, मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम, ठीक है। तो ओडिसी उड़ीसा का है, मणिपुरी मणिपुर का है, सत्रिया असम का है, मोहिनीअट्टम केरल का है। मोहिनीअट्टम कथकली दोनों केरल का है। तो 4 यहाँ हो गया, 4 यहाँ पे हो गया। ये 8 क्लासिकल डांस है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है। कथकली के संबंध केरल से, कथक उत्तर भारत, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर से, सत्रिया असम, मोहिनीअट्टम केरल। नेक्स्ट है कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया था? अमर्त्य सेन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, किस क्षेत्र में मिला था? बता दें 1998 में मिला था नोबेल पुरस्कार, और ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। कब? 1998 में। किसको? अमर्त्य सेन को। और भारत रत्न जो मिला था 1999 में, भारत रत्न, भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न कब मिला था अमर्त्य सेन को? 1999 में। दोनों डेट को याद रखिएगा अमर्त्य सेन से संबंधित, कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिले थे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में। कभी कभी डेट मतलब ईस्वी भी पूछ लिए जाते हैं। भारत रत्न मिले थे कब? 1999 में। दोनों डेट को याद रखना है। ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? भौतिकी नहीं होगा, साहित्य भी नहीं होगा, औषधि भी नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। और साहित्य के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला था, प्रथम एशियाई कौन था? साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए, याद कीजिए, गीतांजलि, गीतांजलि के लिए किसे मिले थे? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिले थे साहित्य के क्षेत्र में। तो सारे डेट को आपको याद रखना है। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि एक्वारेजिया में अम्लों का अनुपात क्या होता है? जो एक्वारेजिया है इसको हिंदी में बोलते हैं अम्लराज। क्या बोलते हैं? अम्लराज। इसमें सोना घुल जाता है। अंग्रेजी में बोलते हैं एक्वारेजिया, AQUAREGIA। एक्वारेजिया ऐसे होता है। देखिए, एक्वारेजिया अंग्रेजी वर्ड को हिंदी में लिख दिया। इसमें कौन कौन सा अम्ल होता है? एक होता है नाइट्रिक अम्ल, एक नाइट्रिक अम्ल, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, एक नाइट्रिक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भाग 1 होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भाग 3 होता है। यानी कि एक्वारेजिया में अम्लों का अनुपात होता है 1:3, 1:3। और कौन कौन सा अम्ल होता है? नाइट्रिक अम्ल होता है, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। 2 अम्ल होता है, नाइट्रिक हाइड्रोक्लोरिक। नाइट्रिक अम्ल का भाग 1 होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भाग 3 होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1:3 में रहता है एसिड एक्वारेजिया में। ठीक है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया। एक्वारेजिया में क्या क्या होते हैं? नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का भाग 1, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भाग 3। तो 1:3, 1:3 के अनुपात में होते हैं एक्वारेजिया में अम्ल। नेक्स्ट है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1920 में तो असहयोग आंदोलन शुरू हुए थे। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला था। और 1930 में सविनय विज्ञान आंदोलन, 12 मार्च 1930 सविनय विज्ञान आंदोलन। 1932 में पूना पैक्ट हुआ था।
24 सितंबर 1932 में पूना पैक्ट गांधी और अंबेडकर के बीच। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को गांधी अरविंद के बीच गांधी समझौता हुआ था। ठीक है, इसी समझौते के बाद गांधी जी ने कांग्रेस की ओर से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे और इस समझौता में हुआ था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया था और उसके बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। तो याद रखिएगा गांधी अरविंद समझौता कब हुआ था, ईस्वी को याद रखिएगा 1931 और डेट को भी याद रखिएगा 5 मार्च 1931। और सब डेट में क्या हुआ था हम बता दिए। नेक्स्ट है कि एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है। एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है आपको बताना है। ठीक है, गला से है, कान से है, नाक से है, स्किन से है। स्किन यानी कि त्वचा से है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, त्वचा से संबंधित है ना। बहुत जगह चटके पड़ जाता है, उसके अंदर जो कोशिका होते हैं नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा एपिडर्मिक रोग किस में होता है, ये त्वचा में होता है और इस रोग में जो होता है त्वचीय जो संक्रमण होता है वो होता है और त्वचा में जगह जगह चकनीय बनने लगता है और त्वचा का उत्तक जो होता है वो नष्ट हो जाता है, टिश्यू नष्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है, स्किन से, त्वचा से, चमड़ा से। आ गया कमेंट बॉक्स, इस क्वेश्चन का आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, हम नहीं देंगे, किसको देना है, आपको देना है। प्रश्न हम पढ़ देते हैं। व्याकरण जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है आपको बताना है। जो भी इसका आंसर को कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कौन कौन देते हैं, सबका हम रिप्लाई करेंगे कौन सही देते हैं। ऑप्शन में दिया चारवाक, पाणिनि, कपिल, कौटिल्य। इसका आंसर क्या होगा, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था, सारे प्रश्न को हम बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए और साथ साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।